रुद्रदामन के गिरिनगर स्थित शिलालेख के विषय में हमने पिछले 3 भागों में चर्चा की है और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी प्रमुख टिप्पणियों के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। तो रुद्रदामन का परिचय, समय और व्यक्तित्व पहली टिप्पणी के रूप में आप मान सकते हैं। दूसरा, शिलालेख के उद्देश्य। तीसरा, शिलालेख के साहित्यिक मूल्य। चौथा, शिलालेख की काव्यगत विशेषताएं। और पांचवा, क्षत्रप। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो क्षत्रप है, क्षत्रप सैट्रप को कहा जाता था। ये जो क्षत्रप होते थे, 1 या 2 महाक्षत्रप के अधीन कार्य किया करते थे और फारसी शब्द क्षत्रपावन का संस्कृत रूपांतर माना जाता है। सैट्रापन या फिर सैट्रप का भी यह संस्कृत रूपांतर माना जाता है। इसका अर्थ है प्रांत का शासक। ईरानी शब्द है ये, यानी फारसी, और इसका प्रयोग भारत में किया जाता था। तो जो सैट्रप होता था वह प्राय महाक्षत्रप का युवराज होता था और राजा जैसा ही होता था। इनका साधारण व्यवहार यह था कि क्षत्रप जो है वह महाक्षत्रप के समय में ही शासन करता रहता था और महाक्षत्रप की मृत्यु के उपरांत स्वयं महाक्षत्रप हो जाया करता था। किंतु रुद्रदामन के पिता जयदामन की अकाल मृत्यु होने के कारण रुद्रदामन का उनके पितामह महाक्षत्रप चष्टन ने प्रजाजनों से चयन करवाया था। यहाँ पर यह क्षत्रप उपाधि धारण करने से एक और ध्वनि प्राप्त होती है कि इन्होंने कुषाणों का आधिपत्य मानना छोड़ दिया था, क्योंकि दक्षिण पथ के राजा सातकर्णी से इनके 2 बार युद्ध का उल्लेख हुआ है और फिर बाद में इनसे विवाह संबंध भी स्थापित हुआ। रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह सातकर्णी से किया। दूसरा, जो क्षत्रप रुद्रदामन के परिचय में हम ये घटना का उल्लेख कर सकते हैं। दूसरी उल्लेख कर सकते हैं, दक्षिणी पंजाब के जो योधेय राजा हुआ करते थे, इन्हें आयुधजीवी भी कहते थे। ये युद्ध के द्वारा ही अपनी जीविकोपार्जन किया करते थे। इनसे भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इसके अतिरिक्त हम ये भी बता सकते हैं इसमें तीसरी बात की रुद्रदामन के राज्य विस्तार की सूचना प्राप्त होती है। पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, अनूप, आनर्त, सौराष्ट्र, स्वब्र यानी साबरमती नदी के प्रदेश, भरू यानी मारवाड़, कच्छ यानी कच्छ भुज, सिंधु, सौवीर यानी सिंधु नदी के पश्चिम और पूर्वी प्रदेश, और कुकुर यानी उत्तरी काठियावाड़ का समीपवर्ती प्रदेश, और अपरांतक यानी उत्तरी कोंकण, निषाद यानी पश्चिमी विंध्य और अरावली। तो अरावली तक की जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ तक दक्षिण समुद्र से इनका राज्य का विस्तार था। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि रुद्रदामन एक कुशल प्रशासक थे और इनके मंत्रियों की 2 श्रेणियां थी, एक मति सचिव और एक कर्म सचिव। मति सचिव यानी जो राजा को परामर्श दिया करते थे, कर्म सचिव जो उसे कार्यान्वित किया करते थे। तो यह स्पष्ट होता है कि रुद्रदामन मंत्री परिषद की सहायता से राज्य कार्य करता था। जो चौथी विशेषता हम कह सकते हैं रुद्रदामन की, वह यह है कि वह संस्कृत भाषा और साहित्य का आश्रयदाता था। उस समय के प्राय सभी राजा पाली और प्राकृत को अधिक प्रश्रय दिया करते थे, परंतु रुद्रदामन विदेशीय होने के पश्चात भी ऐसा राजा था जिसने संस्कृत भाषा के उन्नयन का कार्य किया। वह स्वयं भी शब्द विद्या, अर्थ विद्या और न्याय विद्या का ज्ञाता था। उसने प्रण किया था कि वह युद्ध के अतिरिक्त किसी भी मनुष्य की हत्या नहीं करेगा और उसने यह प्रतिज्ञा जीवन पर्यंत निभाई भी। वह तानाशाही प्रवृत्ति का नहीं था और उसने एक संवैधानिक शासक की भांति ही सदा व्यवहार किया। यही कारण है
कि रुद्रदामन के इस शिलालेख में यह उत्कीर्ण है कि उसका सभी जातियों ने अपना रक्षक रूप में चयन किया था। यह जो पांचवी इसमें हम बता सकते हैं चर्चा कि इस शिलालेख के उत्कीर्ण का मूल कारण ही है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। यह सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित की गई थी और अशोक के समय इसमें नहरों का निकास किया गया था और यह झील के बांध जो थे वो रुद्रदामन के समय टूट गए। इससे बहुत विनाश हुआ। विनाश होने से काठियावाड़ यानी कि सौराष्ट्र और अनर्थ की प्रजा में प्रबल हाहाकार मच गया। तो रुद्रदामन ने सचिवों से परामर्श लिया और उसको मरम्मत करने का लिए कहा, तो मंत्रियों ने इस योजना को अस्वीकृत कर दिया। इसके पश्चात भी रुद्रदामन ने सुविशाख नाम के पल्लवीय सचिव की सहायता से, जो कुलैप का पुत्र कहा गया है, वहाँ पर उसे नियुक्त किया और उसकी सहायता से अपने कोष से बिना प्रजा से कोई कर लिए 3 गुना मजबूत और विस्तार वाला और लंबाई चौड़ाई वाला बांध का निर्माण किया। तो वस्तुतः इस कार्य को असंभव मान करके मंत्री सभा ने सार्वजनिक कोष से धन देने से मना कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। तो स्वयं के राजकोष से रुद्रदामन ने धन दिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रुद्रदामन अपनी प्रजा के सुख के लिए सदैव चिंतित रहता था। अब हम इस शिलालेख के साहित्यिक मूल्यों की चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक मूल्य का तो थोड़ी सी चर्चा अभी हो चुकी है कि साहित्य संस्कृत भाषा का उन्नायक कवि यह कहा जा सकता है। दूसरा, इसमें जो रीति है वह गद्य काव्य के अनुकूल है। वह स्वयं भी गद्य पद्य निर्माण में निपुण था। तो छोटे छोटे समास युक्त पद हैं और भाषा प्रवाहपूर्ण है। तो यहाँ पर ओज गुण और गौड़ी रीति का आश्रय प्राय लिया गया है। इसमें शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग किया गया है और भाषा जो है वह साधारण बोलचाल की प्रतीत होती है। आरंभ से अंत तक एक प्रवाह पाया गया है। यद्यपि वाक्य जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं है, लंबे लंबे वाक्य हैं, पर यहाँ पर जो हम प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण की बात करते हैं तो वह इन सभी जो 10 गुण हैं उनका भी इसमें निर्देश किया गया है, इससे हमें मिलता है। यद्यपि यहाँ पर कई प्रकार की त्रुटियां मिलती हैं, परंतु कुछ त्रुटियां तो काल के लंबा होने की वजह से जो शिला पर उत्कीर्ण लेख है उसके अक्षरों का मिट जाना भी है। परंतु प्राय जो त्रुटि इसमें है वह है क्रियावाचक शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं। केवल 4 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। वर्तते और आसीत, ये 2 क्रियाएं हैं जिनका 3 बार प्रयोग हुआ है ना। तो अब व्याकरण की भी कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, जैसे कि विषयाणाम पतिना, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पतिना जो शब्द है तृतीय विभक्ति का रूप है और पत्या होना चाहिए था। असमस्त पद में पत्या होना चाहिए था और पतिना शब्द जो है वो समस्त पद में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर पौराणिक शैली है, पाणिनीय शैली नहीं है। पाणिनि के अनुसार तो यह प्रयोग गलत है। परंतु जो भी है, इसमें जो दोषों के होने के बावजूद भी शिलालेख की शैली प्रभावपूर्ण है, रोचक है, इसमें भाव प्रवणता है और हृदय ग्राहकता है। इस कारण से यह लघु गद्य काव्य का रसास्वादन भी कराती है। अब शिलालेख की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है कि संपूर्ण अभिलेख गद्य शैली में है। प्रधानता वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। क्रियाओं का प्रयोग अत्यल्प है। साधारण शब्दों के माध्यम से विषय को गढ़ा गया है।
उद्देश्य साधारण है सुदर्शन झील का निर्माण, परंतु उस काल में वह महान उद्देश्य था और भाषा में प्रभा है। कवि की जो वर्णन शक्ति है और प्रतिभा है वह पता चल रही है कि किसी अच्छे कवि ने ही इसके लेख का निर्माण किया है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में विशेषतः अनुप्रास और उपमा का भरपूर प्रयोग है। अभिलेख में लेखक का नाम कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है, परंतु वह अवश्य ही उच्च कोटि का कवि रहा है, यह इसकी शैली की विशेषता से पता चलता है। सरल और लघु समासों का प्रयोग हुआ है और अंततः हम कह सकते हैं कि यह लघु गद्य काव्य का एक नमूना है। तो यहाँ तक हमने अभिलेखों में रुद्रदामन के गिरिनगर यानी जूनागढ़ में स्थित शिलालेख के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आगे की कक्षाओं में पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।